दोस्त आज हम देखेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पर्यावरण अध्ययन सीटेट पर्यावरण अध्ययन। तो सीटेट में पर्यावरण को दो पार्ट में बांटा गया है, जहां पहला पार्ट है पेडागॉजी शिक्षण का पार्ट। शिक्षण के पार्ट से 15 क्वेश्चन आते हैं और दूसरा पार्ट है एनसीईआरटी पर आधारित, वहाँ से भी 15 क्वेश्चन आते हैं। तो पहले हम पूरा सिलेबस देखेंगे, उसके बाद सेकेंड पार्ट जो आपका है एनसीईआरटी पर आधारित, वहाँ से हम शुरू करेंगे। शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है पेडागॉजी शिक्षण में। पहला पॉइंट हमको पढ़ना है पर्यावरण पहला पॉइंट पढ़ना है पर्यावरण शिक्षण की संकल्पना एवं विषय क्षेत्र। दूसरा पॉइंट पढ़ना है पर्यावरण शिक्षण का क्षेत्र एवं उद्देश्य। तीसरा पॉइंट पढ़ना है पर्यावरण का संकेत एवं एकीकृत उपागम। और चौथा पॉइंट पढ़ना है पर्यावरण शिक्षण विधि सूत्र एवं सिद्धांत। पांचवा पॉइंट है पर्यावरण शिक्षण सहायक सामग्री। और छठा पॉइंट है पर्यावरण शिक्षण में मापन एवं मूल्यांकन। आगे देखते हैं फ्रेंड। सातवां पॉइंट है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के मध्य संबंध। और आठवां और अंतिम पॉइंट है सब पर्यावरण शिक्षण की समस्याएं। शिक्षण में पेडागॉजी के पार्ट में हमको यही 8 पॉइंट देखना है। और अब हम देखेंगे एनसीईआरटी पर आधारित पाठ्यक्रम। जो एनसीईआरटी पर आधारित है उसमें क्या क्या हमको पढ़ना है। पहला है संबंध, दूसरा है खेल, तीसरा पॉइंट है कार्य, चौथा है पशुएं। पशुओं में हमको देखना है शेर, चीता, बाघ के बारे में, और अन्य जीव हाथी वगैरह भी आ जाएंगे इसमें। पौधे देखना है। फिर छठा पॉइंट है भोजन। और सातवां पॉइंट है आश्रय। आश्रय का मतलब आवास होता है। आवास में हम चिड़ियों का भी आवास देखेंगे कि वो घोंसला किस तरह से बनाती हैं, वो कैसे देखती हैं, किस प्रकार की उनकी मुंडी होती है, तमाम प्रकार की बातें। और आठवां पॉइंट है जल। नौवां पॉइंट है यात्रा। और 10वां पॉइंट है हम जो सोचते हैं और जो करते हैं। आगे चलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं दोस्त, पर्यावरण में कुल 6 थीम है और 4 उप थीम है। तो देखते हैं। पर्यावरण में कुल 6 थीम है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, को सीटेट में पूछता है डायरेक्टली आपसे कि पर्यावरण में कितनी थीम है। तो वहाँ देख देगा 4 थीम है, 3 थीम है, 5 थीम है, ऑप्शन में रहेगा 6 थीम। तो आपको 6 थीम मारना है, क्योंकि पर्यावरण में मुख्य रूप से 6 थीम होती हैं। पहला है आपका परिवार एवं मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरा है आवास, चौथा है जल, और पांचवा है जीवन की यात्राएं। आगे चलते हैं फ्रेंड। छठा है जो हम सोचते हैं कर पाते हैं। ये 6 आपकी थीम हो गई। अब हम उप थीम देखेंगे। पर्यावरण में कुल उप थीम 4 हैं। चारों उप थीम देखते हैं हम। पहला है आपका संबंध, दूसरा उप थीम है कार्य एवं खेल, और तीसरा उप थीम है पशु, चौथा उप थीम है वृक्ष इत्यादि। ये 4 उप थीम हो गए। आगे चलते हैं। हम पहला हेडिंग स्टार्ट करते हैं परिवार से। अगले पेज पे आते हैं। परिवार, फैमिली। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आता है, पूछता है कि फैमिली परिवार किस शब्द से बना हुआ है। तो आपको बताना है कि लैटिन शब्द के फैमिलस से बना है। यहाँ देखते हैं परिवार फैमिली, लैटिन शब्द फैमिलस से बना हुआ है। परिवार समाज की एक प्राथमिक इकाई है, जिसमें माता पिता पाए जाते हैं, विवाहित अविवाहित सदस्य होते हैं, अन्य सदस्य भी होते हैं। अपने अपने कर्तव्यों और अधिकारों का उत्तरदायित्व होता है। जैसे जब परिवार होता है तो उसमें कई सदस्य होंगे, विवाहित अविवाहित सदस्य होंगे, माता पिता होंगे, जिनके अधिकारों और कर्तव्यों का अलग अलग निर्वहन होता है। आगे देखते हैं। परिवार का सामान्य अर्थ।
परिवार एक सामाजिक संस्था है जिसमें दादा दादी, माता पिता, बच्चे आदि होते हैं, जो एक संस्था के रूप में देखा जाता है। आगे चलते हैं। परिवार में शिक्षा। परिवार में शिक्षा दो प्रकार से दिया जाता है, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। पहले हम देखते हैं औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा निश्चित समय, निश्चित स्थान, निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित विषय विशेषज्ञ होता है। औपचारिक शिक्षा में निश्चित समय होता है, निश्चित स्थान होता है, निश्चित पाठ्यक्रम होता है, निश्चित विषय विशेषज्ञ होता है, जो कि औपचारिक शिक्षा में आता है। अनौपचारिक शिक्षा देखते हैं। यह सतत प्रक्रिया है। अनौपचारिक शिक्षा सतत प्रक्रिया होती है। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। मतलब जो अनौपचारिक शिक्षा है, आपका जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। यह सतत प्रक्रिया है जिसका कोई आदि अंत नहीं है। जब तक आप जिएंगे तब तक कुछ न कुछ सीखेंगे, इसलिए जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है परिवार का अन्य नाम। परिवार को हम अन्य नाम से भी जानते हैं। पहला है पूर्व प्राथमिक विद्यालय, दूसरा है पूर्व शिक्षा केंद्र, तीसरा है प्रथम शिक्षक। जो माँ के रूप में होती है वह प्रथम शिक्षिका होती है। आगे चलते हैं। परिवार का विषय वस्तु। परिवार का कार्य क्या है, इसको देखते हैं। परिवार के कार्य को मैकाइवर एवं पेंच द्वारा दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है आपका आवश्यक कार्य और दूसरा भाग है अनावश्यक कार्य। आवश्यक कार्य में हम देखेंगे आवश्यक कार्य, जिसमें आपका शैक्षिक व्यवस्था बालक व अन्य सदस्य का होगा। जैसे शैक्षिक व्यवस्था में विवाहित अविवाहित बच्चे जो हैं, जिनका शैक्षिक प्रबंधन करने की जिम्मेदारी परिवार के मुखिया का होता है, उनका कर्तव्य है कि बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था की जाए। अगला है आर्थिक व्यवस्था, रोटी, कपड़ा, मकान इत्यादि। जो परिवार का मुखिया होता है उसका कर्तव्य बनता है कि रोटी की व्यवस्था की जाए, कपड़ा की व्यवस्था की जाए, मकान रहने के लिए व्यवस्था की जाए, ये उनका दायित्व बनता है। अगला है लैंगिक व्यवस्था, समाज स्वीकृत तरीके से विवाह की व्यवस्था। जैसे जो अविवाहित बच्चे हैं उनके विवाह की व्यवस्था परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी होती है। यह उनका कर्तव्य है, अपने कर्तव्य का निर्वहन करना पड़ता है। आगे चलते हैं अनावश्यक कार्य पे। अनावश्यक कार्य मनोरंजन की व्यवस्था होती है, जिसमें टीवी, वीडियो गेम, एसी, बस की व्यवस्था इत्यादि। जैसे ये सब अनावश्यक कार्य हैं। टीवी, वीडियो गेम, एसी, बस, एसी, खेल कूद की व्यवस्था, ये सब अनावश्यक कार्य में आते हैं। आगे चलते हैं। परिवार के प्रकार। परिवार के दो प्रकार होते हैं, संयुक्त परिवार, एकल परिवार। पहले हम देखेंगे संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार क्या है, इसको देखते हैं। प्राचीन समय से ही दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही छत के नीचे एक ही रसोई में पका हुआ खाना खाते हैं तथा अपने अधिकारों और कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, संयुक्त परिवार कहलाते हैं। जैसे कोई अगर परिवार संयुक्त परिवार है तो उसमें दो चार सदस्य होंगे जो एक साथ, दादा दादी होंगे, माता पिता होंगे, उनके बच्चे होंगे, जो एक साथ पका हुआ भोजन खाएंगे, एक छत के नीचे रहेंगे और अपने अपने अधिकारों और कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, तो वह संयुक्त परिवार कहलाएगा। संयुक्त परिवार के कुछ गुण हैं, उसको हम देखते हैं। संयुक्त परिवार के गुण: बच्चे का पालन पोषण उचित तरीके से होता है। बिल्कुल, बच्चों का पालन पोषण उचित तरीके से होता है, क्योंकि जब परिवार बड़ा होगा तो देख रेख बच्चों के अच्छे से हो सकेगा। जहाँ दादा दादी रहेंगे और सब रहेंगे, अन्य सदस्य रहेंगे, तो वहाँ बच्चों का देख रेख बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। अगला है उच्च तरीके का समाजीकरण। जहाँ परिवार बड़ा है, कई लोग हैं,
तो वहाँ कई प्रकार से चीज़ें सीखने को मिलेंगी, इसलिए उच्च समाजीकरण होता है बच्चों का। तीसरा है धन का संचय। संयुक्त परिवार में धन का संचय होता है, धन कम खर्च होता है। चौथा है सभी व्यक्तियों की आवश्यकता पूरी की जाती है। परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं संयुक्त परिवार में, उनके प्रत्येक सदस्यों की आवश्यकता पूरी करने का दायित्व परिवार के मुखिया का होता है, इसलिए उनकी आवश्यकता पूरी की जाती है। ये हैं संयुक्त परिवार के गुण। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। संयुक्त परिवार के कुछ दोष भी हैं, उसको हम देख लेते हैं। जैसे सदस्यों में आलस। जैसे परिवार बड़ा है, उसमें कई सदस्य हैं, कई तरीके से लोग रह रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आलस कर जाते हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो वही कहा गया है, सदस्यों में जब आलस्य रहेगा तो ये दोष के रूप में आएगा। दूसरा है व्यक्ति के विकास स्वतंत्र रूप से नहीं हो पाता है। जैसे जब संयुक्त परिवार में कई लोग रहते हैं, बहुत से लोग रहेंगे, तो वहाँ व्यक्तित्व का विकास सही रूप से नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पर्सनली एक लोगों को नहीं देखा जा सकता है, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं देखा जा सकता है। जब देखा जाएगा पूरे परिवार को देखा जाएगा, पूरे परिवार के मत के अनुसार जो भी आवश्यकताएं रहेंगी पूरी की जाएंगी। अगला है तीसरा कलह द्वेष संघर्ष। जब परिवार बड़ा होगा, कई सदस्य रहेंगे, तो थोड़ा बहुत कलह तो रहेगा ही। कोई कार्य कर रहा है, अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो यहाँ पर कलह द्वेष संघर्ष की भावना उत्पन्न हो जाती है। निराशा। जैसे किसी की आवश्यकता न पूरी की जाए तो वहाँ निराशा की भावना हो जाती है। ये संयुक्त परिवार के दोष हैं। अब हम आएंगे एकल परिवार पे। एकल परिवार क्या है इसे देखते हैं। एकल परिवार संयुक्त परिवार का बिगड़ा हुआ स्वरूप एकल परिवार कहलाता है। इसमें माता पिता अविवाहित बच्चे होते हैं। जैसे जो संयुक्त परिवार होता है, इसमें दादा दादी नहीं रहते हैं, केवल माता पिता हैं और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। संयुक्त परिवार एकल परिवार के कुछ गुण हैं, इसे हम देखते हैं। एकल परिवार के गुण। पहला है व्यक्तित्व का विकास उचित तरीके से होता है। एकल परिवार में जब कम सदस्य रहेंगे तो उनकी आवश्यकताएं पूरी होगी, उनके व्यक्तित्व पर भी ध्यान दिया जाएगा, एक एक लोगों पर ध्यान दिया जाएगा, इसलिए व्यक्तित्व विकास उचित तरीके से होता है। दूसरा है गृह संचालन में स्वतंत्रता होती है। जैसे जो बनाने खाने का मन किया वो बना खा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं रहेगा। तीसरा है कलह द्वेष संघर्ष नहीं होता है। जब छोटा परिवार रहेगा तो कलह द्वेष संघर्ष की कोई संभावना ही नहीं बनती है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। एकल परिवार के दोष। एकल परिवार के कुछ दोष हैं, इसे हम देखते हैं। जैसे बच्चों की अच्छी पालन पोषण नहीं हो पाती है। जब दादा दादी नहीं रहेंगे परिवार में तो बच्चों की अच्छे से पालन पोषण नहीं हो पाती है, क्योंकि माता पिता हैं वो चले जाएंगे अपना जॉब करने, कहीं ड्यूटी चले गए, बच्चे अपना रहेंगे घर पे, लेकिन अच्छे से उनका पालन पोषण नहीं हो सकता, कोई देख रेख करने वाला नहीं रहता है। दूसरा है संकट की स्थिति में दयनीय स्थिति हो जाती है। जैसे कोई बीमार हो गया, कोई हॉस्पिटल में है, तो बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है, बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाती है एकल परिवार में। तीसरा है धन अत्यधिक खर्च होता है। एकल परिवार में धन बहुत ही ज़्यादा खर्च होता है। आगे हम देखेंगे पारिवारिक वृक्ष, जो कि एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है आपके, यह सिलेबस में भी है। एकल परिवार क्या है इसे देखते हैं। एकल परिवार का वृक्ष के रूप में माँ बाप होते हैं, बड़ा बच्चा हो गया, छोटा बच्चा हो गया, ये आपका एकल परिवार हो गया। और संयुक्त परिवार में दादा दादी हो गए, ताऊ ताई हो गए, उनके बच्चे हो गए, माँ बाप हो गए, उनके बच्चे हो गए, चाचा चाची हो गए, उनके बच्चे हो गए, बुआ हो गई, फिर नाना नानी हो गए, मामा मामी हो गए, उनके बच्चे हो गए, माँ बाप हो गए, उनके बच्चे हो गए, मौसी हो गई। तो ये संयुक्त परिवार का वृक्ष है। आगे चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट पेज पे। परिवार और आनुवांशिकता। आनुवांशिकता क्या है इसके बारे में हम देखेंगे, और परिवार।
गुण दोष व्यवहार शरीर की विशेषता पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित आनुवांशिकता परिवार की आनुवांशिकता कहलाती है। जैसे जो गुण दोष व्यक्ति विशेष के अंदर मिलते हैं वह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं जीन्स के द्वारा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होते रहते हैं, जिसे आनुवांशिकता कहा जाता है, जिसे परिवार की आनुवांशिकता कहा जाता है। आगे देखते हैं आनुवांशिकता की प्रक्रिया। आनुवांशिकता की प्रक्रिया क्या होती है इसको हम देखेंगे। जीवन का प्रारंभ कैसे होता है, यहाँ से शुरू करते हैं। दो युग्मक कोशिकाएं होती हैं जो लैंगिक प्रजनन के द्वारा संयुक्त होकर जिस कोशिका का निर्माण करती हैं उसे युग्मज या युग्मनज या जाइगोट या जाइगोसाइट कहते हैं। आगे चलते हैं। इसमें संयुक्त कोष पाए जाते हैं जो मातृकोष होते हैं जिसमें 23 जोड़े हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। और पितृकोष है जिसमें 23 जोड़े हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं जो XY होते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। प्रत्येक कोष में गुणसूत्र या वंश सूत्र पाए जाते हैं। जितने भी गुणसूत्र होते हैं उसमें वंश सूत्र जरूर पाए जाते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज है आपका प्रत्येक गुणसूत्र में जीन्स पाए जाते हैं। एक जीन्स में एक गुण होता है जो आनुवांशिकता कहलाता है। जैसे जो जीन्स होते हैं उसमें एक जीन्स में एक गुण जरूर पाए जाते हैं जो आनुवांशिकता कहलाते हैं। डाल्टन ने क्या कहा है आनुवांशिकता के बारे में, इसको देखते हैं। डाल्टन ने कहा है बालक की आनुवांशिकता कई पीढ़ी दर पीढ़ी का प्रभाव निश्चित होता है। जैसे दादा का 25%, माता का 50%, फिर दादी का 25%, पिता का 50%, ये सब जुड़ के बच्चे में जुड़ जाते हैं, तब जाके बच्चे का आनुवांशिकता विकास होता है, आनुवांशिकता का प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर। आगे देखते हैं बीजमैन ने क्या कहा है। बीजमैन ने प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बीजमैन के अनुसार शरीर का निर्माण करने वाला मूल जीवाणु हमेशा निरंतर रहता है, यह कभी नहीं नष्ट होता है। यह अंडकोशिक शुक्रकोश के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होता रहता है। बीजमैन ने कहा है शरीर का निर्माण करने वाला मूल जीवाणु हमेशा निरंतर रहता है, यह कभी भी नष्ट नहीं हो सकता है। यह अंडकोश में शुक्रकोश के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता है लेकिन नष्ट नहीं होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। लैमार्क क्या कहते हैं आनुवांशिकता के बारे में। लैमार्क का सिद्धांत व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया जाता है वह उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले संतानों को संक्रमित किया जाता है। जैसे जिराफ की गर्दन पहले लगभग घोड़े की गर्दन के समान ही होती थी, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण वह पीढ़ी दर पीढ़ी लंबी होती गई, जिससे पता चलता है कि जिराफ की लंबी गर्दन का गुण अगली पीढ़ी में संक्रमित होता है। जैसे लैमार्क के सिद्धांत में कहा गया है कि जिराफ पहले घोड़े के समान रहता था, उसका गर्दन जो है घोड़े के समान था, वह वृक्ष से पत्तियां खाता था मुंडी ऊपर करके और लगातार पत्तियां खाता था, जिसके वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी उसके अंदर बदलाव आया। पहले थोड़ा सा उसकी गर्दन बढ़ा, फिर अगली पीढ़ी में थोड़ा सा बढ़ा, फिर थोड़ा सा बढ़ा, उसकी गर्दन एक समय आते आते बहुत लंबी हो गई, जो आसानी से पत्तियों को खा सकता था अब। तो इसलिए लैमार्क का सिद्धांत जिराफ पर आधारित है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। ग्रेगर जॉन मेंडल जी क्या कहते हैं आनुवांशिकता पर। मेंडल ने बड़ी और छोटी मटरों के बराबर संख्या में मिलाकर बोई। उगने वाली मटरों सब वर्ण संकर जात की थीं।
मेंडल ने इस वर्ण संकर मटरों को फिर बोया और इस क्रिया को कई बार दोहराया और अंत में मेंडल को वर्ण संकर के बजाय शुद्ध मटर प्राप्त हुई। जैसे ग्रेग जॉन मेंडल जी ने संकर मटरों को, वर्ण संकर मटरों को कई बार बोया, फिर कुछ परिवर्तन हुआ, फिर कुछ परिवर्तन हुआ, हर बार कुछ न कुछ उसमें परिवर्तन होता रहा और अंत में उन्हें शुद्ध मटर प्राप्त हुई। उनका प्रक्रिया क्या है इसको हम देखते हैं। मेंडल का मटरों पर प्रयोग, शुद्ध बड़ी मटर बोया, फिर शुद्ध छोटी मटर बोया, फिर उसको प्राप्त हुआ वर्ण संकर मटर। फिर मेंडल ने शुद्ध बड़ी मटर बोया और शुद्ध छोटी मटर बोया, जिसका 25% मिला के बड़ी मटर, वर्ण संकर मटर 50% प्राप्त हुआ। ये है मेंडल का प्रयोग। आगे देखते हैं अगले पेज पे। मित्र की अवधारणा।